हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 2 ऑफ जीएसटी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था इनडायरेक्ट टैक्स का ओवरव्यू एक तरीके से कि किस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स काम करता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसी को अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए कि किस तरीके से टैक्स बनता है, कैसे ये वर्क करता है। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिस ऑफ टैक्सेशंस, मतलब टैक्सेशंस का आधार क्या है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ये भी देखेंगे हम कि क्या विशेषताएं होती हैं। गवर्नमेंट इनकम सोर्स, मतलब गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स कौन कौन से होते हैं, मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब क्या अंतर होता है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में, थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ऐसे तो डिस्कस प्रीवियस सेशंस में भी किया था, लेकिन इसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रिलेवेंट प्रोसीजर्स, कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है टैक्सेशन की, कैसे ये बनता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसके पास अथॉरिटी होती है टैक्स बनाने की। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ टैक्सेशन की। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया एक सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि सभी लॉ जैसे इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बनते हैं। और संविधान कहता है कोई भी टैक्स तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक उसके लिए कानून ना हो। मतलब सरकार को टैक्स लेने का हक सिर्फ तब है जब उसके लिए कोई कानून हो, यानी कोई भी टैक्स बिना उचित कानून के नहीं ले सकता। इसका सिंपली मतलब है कि जो भी टैक्स सरकार लगाती है वो संविधान के नियमों के तहत होना चाहिए। और अगर सरकार को टैक्स इकट्ठा करना है तो केवल अथॉरिटी ऑफ लॉ के माध्यम से ही कर सकती है। और अगर कानून में नहीं लिखा हुआ है, मतलब संविधान में नहीं लिखा हुआ है टैक्स के बारे में, तो आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, वो इलीगल होगा। जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था, जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे लगता है, मतलब स्लैब के बेस पर आपको टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। इसको अमीर गरीब सभी पे करते हैं ऑलमोस्ट। ये जो होता है डोमेस्टिक में जो लगता है, मतलब विद इन इंडिया के अंदर जो लगता है, कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी लगता है। और इंडिया से बाहर ट्रांजेक्शन होती है तो कस्टम ड्यूटी लगता है गुड्स पर। और मिसलेनियस अदर टैक्सेशन के अंदर भी, जैसे आरटीओ का टैक्स होता है, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, तो ये सारे टैक्सेस मिसलेनियस अदर टैक्सेशन के अंदर आते हैं। तो ये हमने वैसे तो प्रीवियस सेशंस में थोड़ा सा ब्रीफ किया था, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है कि जिस पर लेवी होता है उसी को बेयर करना पड़ता है, मतलब जिस पे लगता है उसी को पे करना पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है आपको, कि जैसे मान के चलिए मुझ पे लग रहा है, लेकिन मैं पे करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जेब से नहीं पे करता हूँ। मैं किससे पे करवाता हूँ? कस्टमर से कलेक्ट करता हूँ और फिर हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो इनकम टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? पर्सन पे लगता है। और जो जीएसटी लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो बर्डन किस पे आता है? यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर सेम पर्सन पे आता है, और पे भी कौन करता है? सेम पर्सन करता है। जबकि जीएसटी में क्या होता है? बर्डन किसके पास आता है? सप्लायर के पास आता है, मतलब सप्लायर को गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन पे कौन करता है एक्चुअल में? कंज्यूमर पे करता है, क्योंकि जो सप्लायर होता है वो किससे कलेक्ट करता है? कंज्यूमर से कलेक्ट करता है और फिर जो है पे करता है गवर्नमेंट को सप्लायर। यहाँ पे जो बर्डन होता है किसके पास होता है? सप्लायर के पास होता है। और जो पे करता है एक्चुअल में वो कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है। अब हम बात करते हैं विद इन इंडिया के अंदर जो जीएसटी लगता है। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो जीएसटी लगता है, सर्विसेज परचेज करते हो तो भी जीएसटी लगता है विद इन इंडिया के अंदर। अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया से आप परचेज करते हो तो गुड्स अगर परचेज करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है, और सर्विसेज परचेज करते हो तो जीएसटी लगती है। ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में थोड़ा सा डिस्कस किया था डिटेल्स में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब गवर्नमेंट नीड्स फंड फॉर वेरियस पर्पस। जैसे कि क्या? डिफेंस के लिए चाहिए होता है, मेडिकल सेंटर के लिए चाहिए होता है, स्कूल कॉलेज रोड्स। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी तो गवर्नमेंट से ये सब कामों में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो जो गवर्नमेंट के पास इनकम जाता है उसका जो मेन सोर्स होता है कौन होता है? टैक्सेशन होता है। टैक्सेशन के थ्रू ही जो है गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है मेनली। वैसे तो गवर्नमेंट के और भी सोर्सेज हैं इनकम के, लेकिन जो मेन सोर्स होता है वो टैक्सेशन होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स कौन कौन से होते हैं। गवर्नमेंट इनकम सोर्स, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जो इनकम जनरेट होती है वो 4 तरीकों से होती है। कौन कौन से तरीके से होते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है वहां से जो प्रॉफिट होता है वो एक तरीके से
से गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है। दूसरा होता है आपका लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, मतलब गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड बैंक से जब लोन लेती है तो वहां से इनकम जनरेट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनकी जो शेयर्स को बेचती है वहां से इनकम जनरेट होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है गवर्नमेंट कंपनियां बेच रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है शेयर्स बेच देती है गवर्नमेंट कंपनीज की, और जो लास्ट है वो क्या है, टैक्सेस के थ्रू जो है पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो 4 जगहों से गवर्नमेंट के पास पैसा रिसीव होता है, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, डिसइन्वेस्टमेंट एंड टैक्सेस से। अब हम आगे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग्स की। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस का मतलब हो गया क्या, इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटीज। इम्पैक्ट का मतलब हो गया बर्डन, मतलब लाइबिलिटीज और बर्डन सेम पर्सन पे पड़ता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स वेयर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द 2 डिफरेंट पर्सन, मतलब लाइबिलिटीज और बर्डन जो होता है डिफरेंट पर्सन पर होता है। नेचर ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये टैक्स अमीर लोग पे करते हैं एक तरीके से, मतलब जो स्लैब रेट्स होता है उसके अकॉर्डिंग पे करते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो वैसे भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो छूट ही दे रखी है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गरीब अमीर सब पे करते हैं, मतलब हर कोई ना कोई सामान तो खरीदता ही है, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव नेचर्स का टैक्स है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल इनकम ऑफ एसएससी, मतलब क्या हुआ, जो जितना भी अर्न करते हैं टैक्सेबल जो इनकम होती है उसके ऊपर जो है एसएससी को पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होता है उसी के बेस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। जो भी स्लैब रेट्स दिए होते हैं, मतलब जो भी टैक्स रेट होता है उसके बेस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पर अप्लाई होता है। लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द एसएससी, लेविड किस पर होता है, एसएससी पर होता है, और कलेक्टेड भी एसएससी से ही किया जाता है, मतलब लगता भी है एसएससी के ऊपर और कलेक्ट भी एसएससी के थ्रू ही होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर बट पेड द एक्सचेकर डीलर, जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उन्हीं को पे करना होता है। बर्डन किस पर शिफ्ट होता है, शिफ्ट ऑफ बर्डन डायरेक्टली बोर्न बाय एसएससी हेंस कैन नॉट शिफ्टेड, मींस कि इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट अल्टीमेट यूजर्स, मतलब अल्टीमेट जो बर्डन पड़ता है किसके ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर अ ईयर इज अर्न, जो भी हम इनकम अर्न करते हैं पूरे साल में उसके ऊपर टैक्स देना होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के टाइम ही आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेवेंट प्रोसीजर्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था वो सबसे ऊपर है, मतलब सारे लॉ और गवर्नमेंट के एक्शंस को इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कोई भी एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो वो इलीगल है और उसका कोई मायने नहीं है, यानी वो वॉइड है, खाली है। टैक्सेशन मैटर के डिस्कशंस के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि टैक्स लगाने और कलेक्ट करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती है। इसलिए अगर कोई भी टैक्स रिलेटेड रूल या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो वो वैलिड नहीं होगा। थोड़ा इसको और आसान भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक स्कूल का रूल है कि हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। अब अगर प्रिंसिपल एक नया रूल बनाता है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनना है और बाकी को नहीं, तो वो रूल गलत होगा, क्योंकि वो पहले के स्कूल के रूल के अगेंस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट इस नया रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो रूल वैलिड नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी वैसे ही है, जैसे स्कूल का रूल को फॉलो करते हुए जो भी डिसीजंस लिया जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए लॉज और टैक्स रिलेटेड रूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो वो इलीगल है और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे संविधान के अंदर गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सोर्स एंड अथॉरिटी ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। 7th
शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दिए गए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्या मतलब होता है यूनियन लिस्ट का? यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे टैक्सेस के बारे में लिखा गया हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और कुछ मॉडिफाई करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ऐसे ही कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं लिस्ट 2 के अंदर, जिसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट को होती है, और कॉन्करेंट के अंदर होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है। तो यूनियन लिस्ट में जो भी अमेंडमेंट करना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट लिस्ट 2 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट करती है अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना होता है तो। लिस्ट 3 के अंदर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है। तो ऐसे ही जीएसटी के लिए एक नया सेक्शन बना हुआ है, आर्टिकल 246A। तो इसके बारे में हम कल डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में हम पूरा जीएसटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? बेसिस ऑफ टैक्सेशंस, टैक्सेशंस के आधार क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा हमने, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने देखा, और टैक्स कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।